हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एसपी आप लोगों का अपने चैनल एसपी स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम लोग ज्योमेट्री का एक पहला चैप्टर जो होता है रेखा और कोण, उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो रेखा गणित में सबसे पहले, रेखा गणित पढ़ने से पहले हमको कुछ उसके महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। उन बिंदुओं को मैंने लिख दिया है, आप लोगों को समझा देता हूं। उस बिंदुओं को जान लीजिए, फिर उसके बाद इनसे और जुड़ी हुई संबंधित जो बातें होंगी उनको मैं आप लोगों को बताऊंगा और समझाऊंगा। ठीक है मित्रों, चलिए आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले रेखा और कोण। रेखा और कोण जो ज्योमेट्री का पहला चैप्टर होता है, रेखा और कोण। तो रेखा किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, इनके बीच का संबंध क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे। फिर इस पे संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि हम इनके बिंदुओं से संबंधित, रेखा और कोण से संबंधित जितने बिंदु बनते हैं इनके बारे में तो हमें जानकारी नहीं रहेगी, तो संभवतः हम लोग क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम आएगी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, शायद ना ही कर पाए हम लोग। तो इसके लिए सबसे पहले हमको इनसे संबंधित जो बिंदुएं होते हैं उनके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। यदि हम उनके बारे में नहीं जानते रहेंगे तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग चलिए उन बिंदुओं के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो रेखा और कोण पढ़ने से पहले सबसे पहले इसमें जो बिंदु आता है, पॉइंट आता है, उसका नाम ही बिंदु है। बिंदु जो आता है, पॉइंट जो आता है, उसका नाम ही बिंदु है। तो हम बिंदु किसे कहते हैं, तो बिंदु हम किसे कहते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि बिंदु हम किसे कहते हैं, तो उसको जानेंगे हम कैसे। पहले आप अपना पेन लीजिए या पेंसिल लीजिए और अपने कॉपी पर इस प्रकार से ऐसे लिखकर ऐसे बिंदी लगा दीजिए। तो जो ये माइन्यूट सा, छोटा सा माइन्यूट सा चिन्ह बन रहा है, इसी को हम बिंदु करते हैं। मान लीजिए मैंने मार्कर लिया और व्हाइट बोर्ड पर इस प्रकार से मैंने एक बिंदी कर दिया, तो ये जो बना इसी को हम लोग बिंदु कहते हैं। ये छोटे से जो माइन्यूट सा चिन्ह बन रहा है इसे हम लोग बिंदु कहते हैं। और इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या नगण्य हो, मतलब नगण्य मतलब जिसकी त्रिज्या कुछ हो ही ना, जिसकी कुछ त्रिज्या मानी ही ना जाए, मैथ में जिसकी कोई मतलब लंबाई ही कुछ ना हो, जिसकी ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई हो, केवल देखने में एक छोटा सा चिन्ह सा प्रतीत हो, उसे हम लोग बिंदु कहते हैं। ठीक है, आपको बिंदु समझ में आ गया होगा कि बिंदु किसे कहते हैं। इसे कह सकते हैं ऐसे कि वह वृत्त जिसकी त्रिज्या नगण्य के बराबर हो उसे हम लोग वृत्त कहते हैं। सॉरी, वह बिंदु जिसकी त्रिज्या नगण्य के बराबर हो उसे हम लोग बिंदु कहते हैं। मैंने गलती से बिंदु वृत्त बोल दिया था। चलिए, यदि हम देखें इन बिंदुओं को इस प्रकार से, अगर हम पास इस प्रकार से देखिए, यदि हम पास इसको मिला दिए तो कुछ बना, इस प्रकार से देख रहे हैं आप, कुछ बन रहा है, सीधी रेखा बन रही है ना। बिंदुओं को यदि हम पास आपस में मिला दे रहे हैं तो इस प्रकार से कुछ बन रहा है, मतलब एक सीधी रेखा बन रही है, इसी को हम लोग रेखा कहते हैं। तो बिंदु से निर्माण होता है रेखा का। अनेक बिंदुओं को आपस में यदि मिला दिया जाए तो रेखाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है आपका रेखा, तो इसी से संबंधित है वो, कि मतलब अनेक बिंदुओं को आपस में मिला दिए हमने तो एक जो मार्ग बना उसे हम लोग रेखा कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे हम कि बहुत सारे बिंदुओं को आपस में पास इस प्रकार से हमने मिलाया, तो इस तरह से मिलाने से जो मार्ग बनता है उसे हम लोग रेखा कहते हैं। तो इन बिंदुओं को आपस में मिला देने से देख रहे हैं हम, रेखाओं का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से रेखा का निर्माण हो गया आपका। तो ये हो गया आपका रेखा। रेखा के बाद आता है आपका अगला पॉइंट जो है उसे हम लोग किरण कहते हैं। बहुत बच्चे रेखा और किरण में लेके कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं एक ही चीज होता है, कुछ लोग कहते हैं अलग होता है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग होती है। मैं आज आपको कंफर्म बता दे रहा हूं कि ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। रेखा जो होती है अनेक बिंदुओं को मिलाने से उसका निर्माण होता है। रेखा दोनों दिशाओं में बढ़ सकती है, इधर भी बढ़ सकती है और इधर भी बढ़ सकती है। किरण में जो अंतर है वो मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, किरण क्या होता है, किसी बिंदु से निकलेगा और एक ही दिशा में, किसी बिंदु से निकलकर एक ही दिशा में ऐसे ही बढ़ेगा। तो किसी एक बिंदु से निकलकर एक ही दिशा में किरण बढ़ता है, और रेखा जो होता है दोनों दिशाओं में बढ़ता है। इसलिए रेखा और किरण में यही माइन्यूट सा अंतर है जो आपको समझना था, कि किरण जो होता है कि एक ही दिशा में बढ़ेगा, और रेखा जो होता है वो आपका दोनों दिशाओं में बढ़ेगा। तो किरण आपका ये है, किरण एक ही दिशा में बढ़ता है, रेखा दोनों दिशाओं में बढ़ता है आपका। ठीक है, अगली बात आती है रेखाखंड। हम लोग रेखाखंड किसे कहते हैं, तो रेखाखंड हम लोग किसे कहते हैं, यदि कोई रेखा इस प्रकार से आपने लिया
ठीक है, और इसको खंडित कर दीजिए, यहाँ एक बिंदु ले लीजिए, एक यहाँ बिंदु लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, और यहाँ आप देखिए ये रेखा कई भागों में बंट गई, कई भागों में बंट गई। जब कोई रेखा कई भागों में बंट जाती है तो उसे ही हम लोग रेखाखंड कहते हैं, उसके नाम से प्रतीत होता है रेखाखंड। रेखा को खंडित कर देना ही रेखाखंड कहलाता है। हमने ये रेखा लिया और इसको हमने यहाँ एक बिंदु ले लिया, यहाँ एक बिंदु ले लिया, इसको अलग अलग कर दिया, तो हम इसी को कहते हैं रेखाखंड। रेखाओं को अलग अलग भागों में बांट देना ही रेखाखंड कहलाता है आपका। चलिए अगला बिंदु क्या आता है, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, ऐसी रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई जाए, उसे हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। देखिए अगर आप कोई रेखा इस प्रकार से लीजिए और मान लीजिए इस पे एक कोई और रेखा इस प्रकार से चली जाए, अब ये दोनों रेखाएं यहाँ पर देख रहे हैं प्रतिच्छेदित कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक दूसरे को काटती हुई जा रही हैं, एक दूसरे के ऊपर से होके जा रही हैं, मतलब सॉरी एक दूसरे को काटती हुई जा रही हैं। तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हुई जाए, काटती हुई जाए, उसे हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा प्रतिच्छेदी रेखा किसे हम लोग कहते हैं। उसके बाद आता है आपका संगामी रेखा। संगामी रेखा कोई ऐसा बिंदु जिससे होकर सारी रेखाएं जाएं, उसे हम लोग संगामी रेखा कहते हैं। मान लीजिए कोई एक बिंदु आप ले लीजिए, ठीक है, कोई बिंदु आप यहां ले लीजिए, एक माइन्यूट सा कोई एक बिंदु ले लिया। अब देखिए यहां से एक रेखा ऐसे गुजार दीजिए, एक रेखा ऐसे गुजार दीजिए, एक रेखा ऐसे गुजार दीजिए, एक रेखा ऐसे गुजार दीजिए। जितनी रेखाएं हैं सारी जो है इस बिंदु से होकर गुजर रही है ना, इस बिंदु से होकर गुजर रही है ना, जितनी रेखाएं हैं सब इस बिंदु से होकर गुजर रही हैं। इस बिंदु से होकर गुजरने के कारण ही इसे हम लोग कहेंगे संगामी रेखाएं। मतलब ऐसी सारी रेखाओं का समूह जो एक निश्चित बिंदु से होकर जाती हैं, उसे हम लोग संगामी रेखा कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है इसमें और कौन कौन से बिंदु है जिनके बारे में हमें जानना अति आवश्यक है। इसके बाद आता है आपका अगला पॉइंट जो होता है नंबर 7, समांतर रेखाएं। ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान रहे। ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान रहे, उनके बीच की जो दूरी है वो बढ़े ना घटे, चाहे उन रेखा को कितना भी आगे पीछे बढ़ा दिया जाए, हमेशा वो निश्चित रहे, उसे ही हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। जैसे ये दो रेखाएं हैं, मान लीजिए ये दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये है आपकी, ठीक है, इसको मान लीजिए यल, इसको मान लीजिए यम। अब इनको कितना भी आगे पीछे इस प्रकार से बढ़ा दीजिए, इधर भी और इधर भी कहीं भी बढ़ा दीजिए, इनके बीच का जो दूरी दिखाया गया है x मीटर माना गया है, वह निश्चित x हमेशा रहेगा, चाहे इधर बढ़ा दीजिए चाहे इधर बढ़ा दीजिए। यदि इसे हम कुछ मान लीजिए अंक में मान ले 5, 10, 15, 20, 1, 2, 4 मान लीजिए, इसको हम अगर 2 मान लेते हैं, यहां से यहां तक की दूरी अगर 2 है, फिर यहां भी आप देखेंगे तो ये भी 2 ही रहेगा, ये निश्चित ही रहेगा। वो कितना भी रेखा को आगे पीछे आप बढ़ा दीजिए, उनके बीच की जो दूरी है हमेशा निश्चित रहेगी, वह ना बढ़ेगी ना घटेगी, रेखा को चाहे कितना भी आप बढ़ा दीजिए और घटा दीजिए। उसके बाद आती है लंब रेखा। लंब रेखा ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे पर लंबवत पड़े, उसे हम लोग कहेंगे लंब रेखा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से, जैसे देखिए यदि इस प्रकार से कोई रेखा जा रही है, इस पे एक और रेखा इस प्रकार से चली जाए, और ये दोनों देखिए यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाकर अगर एक दूसरे से होकर गई, तो ये लंबवत एक दूसरे पर पड़ रही है, तो इसी को हम लोग लंब रेखा कहेंगे। चलिए देखिए हम लोग आज रेखा और कोण के संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु था इसके बारे में हम लोग जाने। सबसे पहले हमने जाना बिंदु के बारे में। बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु हम उसे कहते हैं ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या नगण्य के बराबर हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई कुछ ना हो, उसे हम लोग बिंदु कहते हैं। दूसरी बात हमने जाना रेखा। रेखा क्या होता है? अनेक बिंदुओं को आपस में अगर आप मिला दे रहे हैं तो उनसे जो मार्ग बन रहा है उसे हम लोग कहते हैं रेखा। उसके बाद हमने जाना किरण। किरण हम किसे कहते हैं? किसी एक बिंदु से निकल किसी एक ही दिशा में अगर बढ़ रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे किरण। ठीक है, उसके बाद हमने देखा रेखाखंड। यदि रेखा को खंडों में अलग अलग बांट दिया जाए तो उसे हम लोग कहते हैं रेखाखंड। उसके बाद हमने देखा प्रतिच्छेदी बिंदु। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हुई जाए, एक दूसरे को काटती हुई जा रही हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, जिस प्रकार से इस चित्र में दिखाया गया है। उसके बाद अगला आता है संगामी रेखा। यदि कोई एक निश्चित बिंदु हो जिससे होकर सारी रेखाएं जा रही हो तो उसे हम लोग कहेंगे संगामी रेखाएं, इस प्रकार की रेखाओं को। ठीक है, अगला आता है समांतर रेखाएं। ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव बराबर हो, चाहे उस रेखा को कितना भी बढ़ाया जाए या घटाया जाए, उनके बीच की जो निश्चित दूरी है वो ना कभी बढ़े ना घटे, वह निश्चित रहे, तो इसे हम लोग कहेंगे समांतर रेखा। उसके बाद आता है अगली रेखा जो आपकी होती है लंब रेखा। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत मिले,
एक दूसरे पर लंबवत आकर मिल रही हैं, तो उन्हें हम लोग कहेंगे लंब रेखा। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कोण के बारे में। कोण किसे कहते हैं, कोण कितने प्रकार का होता है, और कौन कौन से कोण के इसमें हम यूज करेंगे, जिसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। चलिए अब हम लोग कोण के बारे में पढ़ाई करते हैं। घबराना नहीं है, धैर्य बनाए रखना है, और आप आराम से सारी चीजें थोड़ी थोड़ी करके सीखिए और सारी चीजें आप सीख जाएंगे। कोई घबराने की बात नहीं है। रेखा गणित से सब लोग थोड़ा सा परेशान होते हैं, बट इसमें कोई बहुत समस्या वाली बात नहीं है। इसमें छोटे छोटे अंक आते हैं जिनको काटा पीटा आसानी से जा सकता है, बट थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट जो होता है इसका वो क्लियर होना चाहिए आपका। अगर वो क्लियर रहेगा तो आप सारे क्वेश्चन बहुत आराम से लगा लेंगे। और जो मैथ आपका होता है, पहले के चैप्टर जो होते हैं उनसे भी आपको आसान लगेगा रेखा गणित, लेकिन थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए। चलिए फिर हम लोग कोण के बारे में पढ़ाई करते हैं। कोण किसे हम लोग कहते हैं, तो हम देखते हैं कोण। कोण, कोण हम किसे कहते हैं, ठीक है, कोण हम किसे कहते हैं, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं। तो वही बात है यहाँ भी। एक रेखा मान लीजिए इस प्रकार से कोई ले लीजिए और एक रेखा इस प्रकार से लीजिए, इनके बीच का ये जो झुकाव बन रहा है इसे हम लोग कोण कहेंगे। ठीक है, इसे हम लोग कोण कहेंगे। मान लीजिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी, ये थीटा आपका हो गया। ठीक है, ये भी कोण है, और इधर से भी अगर आप देखेंगे तो ये भी कोण आपका बनेगा। इसको θ1 मान लीजिए। ठीक है, तो एक अंदर कोण बना, एक बाहर कोण बना। इसको कह सकते हैं एक अंतर कोण, एक बाह्य कोण, या तो एक छोटा कोण बना, एक बाह्य बड़ा कोण बना। तो जो छोटा बना इसको हम लोग कह सकते हैं लघु कोण, लघु कोण। ठीक है, और जो बड़ा बना इसे हम लोग कह सकते हैं दीर्घ कोण, दीर्घ कोण। ठीक है, तो कोण किसे कहते हैं हम, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। और कोण, दो रेखाओं को आपस में जो झुकाव होता है उनसे दो प्रकार के कोण का निर्माण होता है, एक अंदर बनता है, एक बाहर बनता है। अंदर को अंतर कोण, बाहर को बाह्य कोण कहते हैं। और एक छोटा कोण बनता है, एक बड़ा कोण बनता है। जो छोटा बनता है उसे हम लोग लघु कोण या छोटा कोण कहेंगे, जो बड़ा बनता है उसे हम लोग दीर्घ कोण या बड़ा कोण कहेंगे। ठीक है, अब कोण आप लोग समझ गए क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कोण के प्रकार, कोण कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से कोण हमको जानना आवश्यक है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे रेखा और कोण को मिला के इससे संबंधित क्या क्या चीज होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अब हम देखते हैं कोण के प्रकार। ठीक है, कोण के प्रकार। तो कोण के प्रकार, सबसे पहले कोण के प्रकार में हम देखेंगे न्यून कोण। सबसे पहला कोण आता है न्यून कोण। आपका जो आएगा सबसे पहला कोण आएगा वो होता है न्यून कोण। न्यून कोण ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से कम हो और 0 अंश से अधिक हो, उसे हम लोग न्यून कोण कहेंगे। इसका आप चित्र देखेंगे तो इसी प्रकार से बनेगा। ए आपका न्यून कोण हो जाएगा। मान लीजिए इसको ए, इसको बी, इसको सी, और ये थीटा हो गया। ठीक है, तो यह कोण जिसका मान 90 अंश से कम हो उसे हम लोग न्यून कोण कहेंगे। इसको आप गणित की भाषा में किस प्रकार से दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं, तो इसे आप देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं। थीटा का मान जो है, थीटा का मान जो है यह 0 अंश से अधिक होगा सदैव, लेकिन थीटा का मान जो है 90 अंश से कम होगा। यहाँ यह दिखा रहा है कि 0 छोटा है थीटा से, लेकिन ये आगे दिखा रहा है कि थीटा छोटा है 90 से। ठीक है, अब अगला कोण आपका जो आता है न्यून कोण के बाद आपका अगला कोण जो आता है वह कौन सा कोण आएगा, अगला कोण आपका आएगा समकोण। ठीक है मित्रों, अगला कोण समकोण। इस प्रकार का कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो, 90 अंश के बराबर हो, उसे हम लोग कहेंगे समकोण। ठीक है, तो देखिए यह किस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से दो रेखाएं आएंगी,
थीटा बराबर, ये 90 अंश दिख रहा होगा, इसे हम लोग कहेंगे समकोण। समकोण मतलब दिखा सकते हैं थीटा का मान जो है 90 डिग्री के बराबर है। जो 90 डिग्री के बराबर होगा थीटा का मान, तभी हो जाएगा आपका समकोण। उसके बाद अगला कोण आपका जो आता है वो आता है, समकोण के बाद अधिक कोण आएगा। ठीक है, अधिक कोण इस प्रकार से इसका चित्र बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका थीटा। ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक हो लेकिन तो 180 अंश से कम हो, उसे हम लोग कहेंगे अधिक कोण। अधिक कोण को गणित के भाषा में आप लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं, थीटा का मान जो है, थीटा का मान जो है ये 90 अंश से अधिक होना चाहिए। तो इसको इसी प्रकार से दिखाया जा सकता है ना, और 180 अंश से कम। क्या हो गया, 90 से अधिक थीटा है लेकिन तो 180 से कम है, ये हो जाएगा आपका अधिक कोण। ठीक है, उसके बाद आपका अगला प्रकार जो आता है, उसके बाद जो आपका अगला प्रकार आएगा उसको हम लोग कहेंगे रिज कोण। एक सीधी रेखा पे जो कोण बनता है उसे हम लोग रिज कोण कहते हैं। कोई सीधी रेखा खींच दीजिए, उस पे जो एक साइड में कोण बनता है उसे हम लोग रिज कोण कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, रिज कोण। इसको इस प्रकार से इसका चित्र बने, कोई रेखा खींच दीजिए, यहाँ एक बिंदु ले लीजिए, इस पर जो ये कोण बन रहा है आपका, ये थीटा जो बन रहा है, इसे हम कहेंगे 180 अंश बन रहा है, इसे हम कहेंगे रिज कोण। रिज कोण मतलब एक सीधी रेखा पे जो एक तरफ में कोण बनता है उसे हम लोग रिज कोण कहते हैं। तो इसको हम दिखा सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि थीटा का मान जब 180 अंश के बराबर हो जाता है तब उसे हम लोग रिज कोण कहते हैं। ठीक है, अब ये चीजें हो गई। अब आगे और कौन कौन से कोण होते हैं, कितने प्रकार के, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। रिज कोण हो गया, उसके बाद अब बृहद कोण बचता है, उसके बाद संपूर्ण कोण बचता है। तो यहां हम आपको दिखा दे रहे हैं बृहद कोण, ये आपका बृहद कोण। बृहद कोण को इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं, इस प्रकार से एक रेखा गई है कि इस प्रकार से, तो ये जो कोण आपका बनेगा ये बृहद कोण हो जाएगा आपका, बी और सी। इसको गणित की भाषा में आप लिख सकते हैं कि थीटा का मान 180 अंश से अधिक हो, थीटा का मान 180 अंश से अधिक हो लेकिन वह 360 अंश से कम हो, तो उसे हम लोग कहेंगे बृहद कोण। 180 अंश से अधिक किसका मान होना चाहिए, थीटा का मान, लेकिन थीटा का मान 360 अंश से कम होना चाहिए, ये आपका हो जाएगा बृहद कोण। उसके बाद आता है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण एक बिंदु पर जो कोण बनता है उसे ही हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं। देखिए संपूर्ण कोण, मान लीजिए कोई बिंदु आप इस प्रकार से ले लीजिए, इस प्रकार से आप कोई बिंदु ले लिए, तो यहाँ देखेंगे आप, इधर से चलिए, यहाँ से ऐसे 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 चलते 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 जैसे पूरा यहाँ तक आ गए आप। ठीक है, तो ये जो कोण आपका बना, ये जो कोण बना आपका, मतलब तो ये 360 डिग्री का हो गया। थीटा बराबर यहाँ 360 डिग्री हो जाता है। जब थीटा बराबर 360 डिग्री हो जाता है, 360 अंश हो जाता है, तो उसे हम लोग कहेंगे संपूर्ण कोण। ये रहा आपका कोण का प्रकार। कितने प्रकार का होता है ये कोण मुख्यतः, इसके अलावा भी कुछ और कोण होते हैं जिनके बारे में आपको आगे बता रहा हूं कौन कौन से होते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कोण के प्रकार में न्यून कोण, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, 0 अंश से अधिक हो, उसे हम लोग कहेंगे न्यून कोण। उसके बाद हमने पढ़ा समकोण, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो, 90 अंश के बराबर हो, मतलब उसे हम लोग समकोण कहेंगे। उसके बाद जो अगला हमने पढ़ा अधिक कोण। अधिक कोण ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक हो लेकिन तो 180 अंश से कम हो, उसे हम लोग कहेंगे अधिक कोण। उसके बाद ऋजु कोण, एक रेखा पे जो एक सीधी रेखा होती है उस पे जो कोण एक साइड में बनता है उसे हम लोग कहेंगे ऋजु कोण। उसके बाद अगला बिंदु हमने पढ़ा बृहद कोण। बृहद कोण, बृहद कोण मतलब ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश से अधिक हो लेकिन 360 अंश से कम हो, उसे हम लोग कहेंगे बृहद कोण। ठीक है, उसके बाद फिर हमने पढ़ा अगला संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण किसे हम कहते हैं, ऐसा कोण जिसका मान 360 अंश के बराबर हो, उसे हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, इतनी चीजें हमने पढ़ लिया। इसका आप 60 स्क्रीन लेना चाहे तो ले लीजिए। नंबर 3 के बाद ये नंबर 4 था, उसके बाद ये नंबर 5 था, उसके बाद ये नंबर
4 के बाद ये 5 था, ये नंबर 6 था आपका। ठीक है, इसके बाद अब हम बताएंगे आप लोगों को कोण के बारे में कि और कोण कौन कौन से होते हैं और उनका क्या नियम होता है, किस प्रकार से उनका यूज किया जाता है। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। एकदम घबराइएगा मत, 2-4 बार वीडियो देखिएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप खुद सारे सवाल लगाने लायक हो जाएंगे और परीक्षा में तो आप एकदम मस्ती के साथ ये सब सवाल लगा लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात होती ही नहीं है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप धीरे धीरे करके क्लियर कर लीजिए। चलिए आगे अब हम देखते हैं, आगे अब हम देखते हैं कौन सा कोण और होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो आगे अब हम देखेंगे आसन्न कोण किसे कहते हैं। आसन्न कोण हम किसे कहते हैं, हम लोग आसन्न कोण किसे कहते हैं। आसन्न थोड़ा अच्छे से लिख दें। आसन्न कोण किसे हम लोग कहते हैं, ऐसे दो कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो उसे हम लोग आसन्न कोण कहते हैं। देखिए किस प्रकार से, मान लीजिए इस प्रकार से एक कोण बना और इस प्रकार से, ठीक है, इसी पर एक कोण और इस प्रकार से बन जाए तो ये जो रेखा है आपकी देख रहे हैं, इस कोण के साथ भी गिनी जा रही है ये वाली रेखा। ठीक है, इस कोण के साथ भी गिनी जा रही है। और जब ये वाला हम लोग देख रहे होंगे, ये वाला कोण, तब भी यही वाली रेखा गिनी जा रही है। ये उभयनिष्ठ रेखा, उभयनिष्ठ रेखा। जब उभयनिष्ठ रेखा के द्वारा दो कोणों का निर्माण किया जाता है तो इस प्रकार के कोण को हम आसन्न कोण कहते हैं। ठीक है, ऐसे कोण, दो कोण जिनमें एक रेखा उभयनिष्ठ हो उसे हम लोग आसन्न कोण कहते हैं। देखिए जब ये वाला कोण आप गिन रहे हैं, ये वाला कोण आप गिन रहे हैं, तब भी ये वाली रेखा यूज की जा रही है। जब ये वाला गिन रहे हैं आप, तब भी ये वाली रेखा यूज की जा रही है। ठीक है, तो इसे हम लोग आसन्न कोण कहते हैं। इसका नामांकन भी कर सकते हैं आप, कुछ भी लिख दीजिए नाम में। ये आसन्न कोण हो गया। उसके बाद आता है आगे आप लोगों का समपूरक कोण और कोटिपूरक कोण। तो हम देखेंगे पहले कोटिपूरक कोण। ठीक है, कोटिपूरक कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग आपस में किया जाए तो उनका मान 90 अंश के बराबर आ जाए तो उसे हम लोग कहेंगे कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण मतलब ऐसे दो कोण, मान लीजिए इस प्रकार से इस ले लिए, इस प्रकार से, और इसको मान लीजिए ए बी सी और डी। ठीक है, ये कोण एक है, एक कोण है, इसको मान लीजिए आप थीटा, इसको मान लीजिए आप अल्फा। ठीक है, यदि अल्फा और थीटा का योग, यदि अल्फा और थीटा का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसे हम लोग कहेंगे कोटिपूरक कोण। तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री। जब इस प्रकार से स्थिति बने कि दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर हो तो उसे हम लोग कहेंगे कोटिपूरक कोण। उसके बाद अगला आता है आप लोगों का समपूरक कोण। समपूरक कोण, ठीक है, ऐसे दो कोणों का योग जिनका मान 180 डिग्री के बराबर हो उसे हम लोग कहेंगे समपूरक कोण। चलिए देखिए इस प्रकार से बनेगा ये, ऐसे कोई रेखा लीजिए, इस पर इस तरह कर दीजिए, इसका नामांकन कर दीजिए, नहीं तो बच्चे परेशान हो जाएंगे। बी और सी, यदि इसको मान लीजिए आपने अल्फा थीटा और इसको मान लीजिए आपने मान लीजिए बीटा। ठीक है, अल्फा हम बोले तो इसे अल्फा ही मान लेते हैं, अल्फा। ठीक है, यदि इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए, अल्फा प्लस बीटा बराबर यदि 180 अंश हो तो ये जो आपका हो जाएगा समपूरक कोण हो जाएगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 अंश, तो ये आपका हो जाएगा जो निकल कर आएगा इस प्रकार से, इसे हम लोग कहेंगे
समपूरक कोण। इस प्रकार से जो बनेगा इसे हम लोग कहेंगे कोटिपूरक कोण, और इस प्रकार से जो बनेगा उसे हम लोग कहेंगे आसन्न कोण। तो ये आपके मुख्यतः कोण के प्रकार हो गए। कौन कौन से कोण हैं जिनका यूज करके हम सवाल को सॉल्व करेंगे, इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। उसके बाद थोड़ी सी चीज और बचती है, समांतर रेखाओं को, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें कुछ कोण होते हैं जिनका आपस में संबंध बराबर का होता है, उसको भी थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। उसके बाद आप एकदम इस चैप्टर से रेखा और कोण जो होता है जितने भी सारे क्वेश्चन है आप लगाने लायक हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन आप अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। चलिए उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो आप देखिए इस प्रकार से दो समांतर रेखाएं ले लीजिए। मान लीजिए एक समांतर रेखा आपकी इस प्रकार से हो गई, इसका नाम आप एल दे दीजिए, एल, ठीक है। और एक समांतर रेखा मान लीजिए आप इसको, इसका नाम आप दे दीजिए एम, ठीक है। और एक इसको तिर्यक रेखा काटे जिसका नाम आप दे दीजिए एन, ठीक है। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इनके कोणों के बीच कुछ संबंध बनता है जिसके बारे में हमें पढ़ाई करना है, और उन कोणों के बीच में क्या संबंध बनता है, वह कौन सा रिलेशन रखते हैं एक दूसरे के साथ, किस प्रकार से होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यदि इसका हम नामांकरण कर दें, इस कोण को हम 1 मान लें, इस कोण को यदि हम 2 मान लें, इस कोण को हम 3 मान लें, इस कोण को 4 मान लें, इसी प्रकार से नीचे भी कुछ भी मान सकते हैं। इसको हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि बार बार अगर इसका नाम लिखते हैं यहाँ वो लिखते तो इसको बार बार दिखाने में टाइम लगता है, ये लिखते हैं एल ओ एन, इस प्रकार से ये आसानी हो जाएगा। 7 इसको 8, ठीक है। इस प्रकार से जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इनके बीच जो संबंध होता है उसमें सबसे पहले आता है आपका शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्ष हो जिनके सामने सामने उसको हम लोग कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। जिनके शीर्ष हो सामने सामने, शीर्षाभिमुख कोण, सामने सामने जिनके शीर्ष हो उसे हम लोग कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तब यहां हम आपको दिखाएंगे शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं जो आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो आप देखिए अगर कोण 1 की हम बात करें, सबसे पहले 1 की हम अगर बात करें तो कोण 1 के सामने कौन सा कोण है, ये कोण है 1, इसके सामने जस्ट देखेंगे तो यही ना कोण आएगा आपका 3। कोण 1 के सामने कोण कौन सा है, कोण 3 है। तो कोण 1 के सामने कोण 3 है, तो कोण 1 बराबर कोण 3 होगा, क्योंकि हमने बताया शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 3, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम कोण 2 की बात करें, कोण 2 की बात करें हम, तो देख रहे होंगे आप ये कोण 2 है, ठीक है। ये कोण 2 है आपका, तो कोण 2 के सामने जस्ट कौन सा कोण है, कोण 4 है। तो ये भी तो आपस में बराबर होंगे क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है, हमने आपको बताया। तो आप लिख सकते हैं कोण 4 बराबर, चलिए कोण 2 बराबर कोण 4, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। इसी प्रकार से हम नीचे अगर आते हैं, यहां का हो गया क्लियर, तो फिर हम नीचे आते हैं। तो कोण अगर हम 5 की बात करें, कोण यदि हम 5 की बात करें तो कोण 5 किसके सामने, इसके सामने कौन सा कोण है, कोण 8, ये भी बराबर होंगे आपस में, ठीक है। तो कोण 5 बराबर कोण 8 हो जाएगा आपका। उसके बाद फिर अगला हम देखें कोण 6, तो इसके सामने कौन सा कोण है, कोण 7। आप देख रहे होंगे दिख रहा है कोण 6 के सामने कोण 7, तो कोण 6 बराबर कोण 6 बराबर कोण 7। तो आप ये देखें यहां पर कि शीर्षाभिमुख कोण होते हैं जो आपस में बराबर होते हैं। और ये जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं कौन कौन से होते हैं, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो किस प्रकार से कौन सा कोण किसके सम्मुख होता है और कौन सी स्थिति में कौन सा किस प्रकार से बराबर होता है। तो ये एक शीर्षाभिमुख कोण हो गया जो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगला हम बताते हैं आपको। चलिए फिर अगला हम देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण के बाद आता है आपका
संगत कोण, ठीक है। संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। डायग्राम यही रहेगा, केवल हेडिंग चेंज होगा। संगत कोण, संगत कोण, ठीक है, आपका ये हो जाएगा संगत कोण। संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण किसे कहते हैं? देखिए, संगत, संगत शब्द से प्रतीत होता है, संगत मतलब संगतिया, एक तरह से कह सकते हैं आपके दोस्त। आप जिस प्रकार के होंगे, अधिकतर आपके दोस्त भी उसी प्रकार के होते हैं। आपका कुछ ना कुछ मैच करता होगा, कुछ चीजें हैं जो आपकी एकदम सिमिलरली होती होंगी, मतलब एक दूसरे का करीब करीब बराबर होते होंगे। आपके भी विचार भी कभी कभी क्या संगत अगर आपका अच्छी है तो आपके विचार भी अच्छे होंगे, और आपका जो संगतिया होगा, आपका जो दोस्त होगा, वह भी आप ही के करीब करीब विचार का होगा। तो यहाँ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि स्थिति जिनकी समान हो उसे हम लोग संगत कहेंगे। मतलब कौन सा कोण कहाँ है और उसी प्रकार का दूसरा कोण उसी स्थान पे कहाँ दिख रहा है, उसी को हम लोग कहेंगे संगत कोण। तो यदि हम यहाँ बात करें कोण एक की, तो कोण आप एक देख रहे होंगे कि एक समांतर रेखा है, उसके ऊपर का जो ये एक समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा जो काटी है, इसके ऊपर का जो ये कोण बना है, ये जो कोण बना है, यह एक कोण नंबर एक है। इसी प्रकार से अगर हम निचली रेखा में देखें तो यहां भी उसी प्रकार की उसी स्थिति में एक और कोण होगा जो आपस में ये दोनों बराबर होंगे। वह कौन सा कोण हम देखते हैं, तो रेखा के ऊपर तिर्यक रेखा के काटने के जस्ट ऊपर ये कोण है। तो इस प्रकार से हम देखें तो रेखा के ऊपर तिर्यक रेखा के जस्ट बगल में ये कोण है, तो कोण 5 है। तो यहाँ कोण 1 बराबर कोण 5 होगा, क्योंकि इनकी स्थिति समान है और ये समान गुण रखते हैं, इसीलिए इनको हम संगत कोण कहते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि कोण 2 की हम बात करें तो ये तिर्यक रेखा के ऊपर तथा इधर है तिर्यक समांतर रेखा के ऊपर तथा तिर्यक रेखा के दाईं तरफ जो कोण है, उसी प्रकार से समांतर रेखा के ऊपर तथा तिर्यक रेखा के जो दाईं तरफ कोण है, कोण नंबर 6 है, कोण नंबर 2 इधर। तो कोण 2 बराबर कोण 6, ये हो गया आपका। उसके बाद आप देखेंगे कोण 4 की यदि हम बात करें, तिर्यक रेखा के नीचे, तिर्यक रेखा समांतर रेखा के नीचे और तिर्यक रेखा के बाईं तरफ एक कोण है। इसी प्रकार से हम देखेंगे तो समांतर रेखा के नीचे और तिर्यक रेखा के बाईं तरफ कोण 7 है, जो कोण 4 की स्थिति में दिख रहा है। तो कोण 4 बराबर कोण 7 हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो कोण 3 की जो स्थिति है वही कोण 8 की स्थिति बनेगी। इस तरह से कोण 8 और कोण 3 भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आपका ये संगत कोण हो गया। संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो हमने आपको दिखाया किस प्रकार से कैसे कैसे होके कहां से कौन सा मिला के कैसे ये बराबर होते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला हम आपको बताते हैं जो अंतर कोण कहते हैं हम लोग, एकांतर कोण कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया आपका। आप देखिए आप लोग एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण हम किसे कहते हैं, जो एक का अंतर देके हो उसे हम लोग एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर ये कोण 4 की हम बात करें तो कोण 4 के सामने कोण 5 हुआ, लेकिन तो अंतर करके लेना है तो इसका अंतर कर देंगे तो इधर आ जाएंगे। कोण ये बराबर कोण इसके हो जाएगा, मतलब कोण 4 बराबर कोण 6 के हो जाएगा। एक अंतर कोण, एक का अंतर देके जो कोण हो उसे हम लोग कहते हैं एक अंतर कोण। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा कोण 4 बराबर कोण 6, ठीक है मित्रों। उसके बाद अगला देखेंगे हम तो कोण 3 बराबर कोण 5 हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्थिति एकांतर करने के बाद यही बन रही है। तो कोण 3 बराबर कोण 5, तो आपका एकांतर कोण हो गया। ये एकांतर कोण में भी स्थिति जो होती है वो हमने आपको बता दिया। इस प्रकार से ये आपका एकांतर कोण हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम आपको जो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद थोड़ी से बिंदु और इसमें बचता है जो उसके बारे में हम आपको बताएंगे, जो बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। ये हो गया। चलिए आगे। यदि
ये जो अंतर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे थे, इसके अंदर के जो कोण बनते हैं, जो कोण ए वाला बना है, और कोण जो ए वाला बना है, और कोण जो ए वाला बना है, और कोण जो ए वाला बना है, ठीक है। इन चारों कोणों की अर्धक रेखाओं को खींचा जाए और पीछे बढ़ा दिया जाए तो यह है जो चारों रेखाएं हैं, एक इनका अर्धक और इनका अर्धक, इनका अर्धक और इनका अर्धक। यदि इनके अर्धकों को खींचकर पीछे बढ़ाया जाए तो ये कहीं ना कहीं एक बिंदु पर मिलते हैं, जहां मिलते हैं वह 90 डिग्री का कोण का निर्माण होता है। तो यदि हम इस कोण का अर्धक खींचे, इस कोण का जो पूरा इस कोण है, इसका अर्धक मतलब इसको आधा करने वाली रेखा खींचे इस प्रकार से, और इसको भी अर्धक करने वाली एक रेखा खींचे इस प्रकार से, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो है इस बिंदु पर मिल जा रहे हैं, इस बिंदु पर ये मिल जा रहे हैं। ये जो मिल रहे हैं तो ये जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का बनेगा आपका कोण, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम इधर का भी कोण अर्धक करते हुए ऐसे रेखाओं का निर्माण करें तो ये भी पीछे जाकर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी उसे हम लोग कहेंगे 90 डिग्री का वह कोण का निर्माण करती हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण का निर्माण तो कर ली, ये हो गया। हाँ, एक चीज और आपको दिख रहा होगा, ध्यान से आप देखेंगे कि क्या बन रहा है। यदि इसको हम इस प्रकार से पूरा मिला दें, इसको हम इस प्रकार से यहाँ तक मिला दें, इसको हम इस प्रकार से मिला दें, इसको इस प्रकार से मिला दें, तो आप देख रहे होंगे एक आकृति का निर्माण हुआ। जिस आकृति का निर्माण हुआ इसे हम लोग कहते हैं आयत, ठीक है। ये आयत हो गया। तो आपसे बोलेगा कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके अंतः कोणों का अर्धक रेखाएं जो होती हैं पीछे बढ़ाने पर जब एक किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उनसे जो आकृति का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग आयत कहते हैं। तो इस प्रकार से रेखा और कोण से संबंधित, लाइन एंड एंगल से संबंधित जितने तथ्य, जितने बिंदु हो सकते थे, हमने आज आपको सारे बिंदु को बता दिया, सारे बिंदुओं से अवगत करा दिया। और इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं होता है। इतने सारे बिंदु को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो ये मेरी गारंटी है कि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं आप सारे के सारे सॉल्व कर लेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।